प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो आपका एग्जाम हुआ है 2022 में, उसके पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे बाल विकास प्रथम सेमेस्टर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, यानी कि कौन सी आयु वर्ग है आपको बतानी है। तो देखिए बाल विकास की बात हो रही है, और बाल विकास के अंतर्गत जो हमारी आयु आती है वो आती है 0 से 18 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो कब पूर्ण हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा अच्छे तरीके से कि किशोरावस्था में जो है बुद्धि का विकास जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये अपना हमारा जो है थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था के बाद हमारा जो बुद्धि है वो सुचारू रूप से कार्य करती है। उसके बाद उसका विकास जो है हम नहीं मानते हैं कि हो जाता है, बस हमारी परिपक्वता आती है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। देखिए यहाँ पर बहुत एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया है, नवजात, यानी कि जो अभी अभी जन्मा है। तो नवजात शिशु में जो है 270 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, 270। लेकिन बाद में जैसे ही वो जन्म लेता है और जैसे ही वो बढ़ना शुरू करता है तो 350 हो जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका 350 आंसर नहीं, इसने नवजात यानी नया जन्मा हुआ बच्चे की हड्डियां कितनी होंगी, 270। तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 350 बाद में आती है, यानी कि नवजात शिशु के बाद में बाल्यावस्था में जो है 350 के आसपास रहती है। ठीक है, उसके बाद में फिर से ये कम होने लग जाती हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सीखने को प्रभावित करता है वो कौन करता है, तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे, एनसीईआरटी की बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं, और जो भी आपके डीएलएड एग्जाम्स होते हैं सारे एनसीईआरटी बुक से ही लिए जाते हैं। ठीक है, सारा सिलेबस वही होता है, बस बोर्ड अपने अपने हिसाब से लेती है, बाकी सिलेबस सेम होता है। तो इसमें जो एनसीईआरटी के हिसाब से मुख्य है मोटिवेशन, यानी प्रेरणा जो है ये सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा। ठीक है, कहेंगे कि रुचि, रुचि नहीं होगी तो सीखेगा कैसे, तो देखिए उसको मोटिवेट करके उसकी रुचि को जगाई जाती है। तो प्रेरणा जो है ये बहुत जरूरी है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पर जो है सीखने की सही परिभाषा है। तो सीखने की सही परिभाषा क्या होती है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आप सभी को पता होगा अच्छे तरह से, थर्नडाइक ने किया था। तो थर्नडाइक में जो आपका आंसर सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बाल के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके किस विकास से। तो नैतिक विकास जो है उसके किस विकास से आएगा, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चारित्रिक विकास। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नैतिक की बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान रखिए, नैतिकता जो होती है वो चरित्र से ही उत्पन्न होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक इसने पूछा है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मनोवैज्ञानिक जो विचार है वो दिया था अपना युंग का, और युंग ने जो दिया था वो था कि हमारा बहिर्मुखी। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो वो कैसा होता है आत्म केंद्रित का, तो वो होता है अंतर्मुखी। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चिंतन के साधन में एक है। ध्यान रखना है, चिंतन के साधन में से कोई एक पूछा है, तो इसमें कौन सा होता है चिंतन का साधन। तो सभी को आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका इमेज होता है, लैंग्वेज होता है, जो तो इसमें है ही नहीं कहीं भी। ठीक है, तो इसमें एक संकेत भी होता है, ठीक है, साइन, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत बताना है आपको। तो देखिए बालक में अभिप्रेरणा का उत्पन्न होना, उसका जो प्रमुख स्रोत है वो उद्दीपक भी है, रुचि भी है और आवश्यकता भी। उसको पता चल जाएगा कि आवश्यकता किस लिए है अभिप्रेरणा की, तो उसको पता चलेगा मुझे पैसे की ज़रूरत है या मुझे इस चीज़ के लिए करना है। तो आवश्यकता, रुचि और उद्दीपन तीनों को शामिल करेंगे तो उपरोक्त सभी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए,
स्मृति एवं आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका किसका है? ये कथन स्काउट का है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? स्काउट। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, तो वह कैसा होता है? तो वो संवेदनशील भी होता है, परिहास प्रिय भी होता है और जिज्ञासु भी होता है। अतः ऑप्शन नंबर चौथा जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि तीन ऑप्शन सही है, तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, संवेग का प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पे एक नहीं वर्ड जुड़ा हुआ है, नहीं पूछा है कि कौन सा प्रकार नहीं है। तो देखिए आपका क्रोध जो है इसका प्रकार होता है, भय इसका प्रकार होता है और प्रेम भी इसका प्रकार होता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या है? नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ध्यान। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ध्यान। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो ध्यान ही रखना है आपको, ये आंसर हमारा जो हो जाएगा ध्यान। तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये वाला। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्रोध भय और प्रेम ये तीनों जो है आपके ये प्रकार हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ दो आप, क्योंकि ये प्रकार नहीं पूछा है इसने, कौन सा प्रकार नहीं है। यहाँ पे वर्ड देखो, ध्यान से सुनना है आपको, समझना है क्वेश्चन पेपर का। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है, तो वो क्या कारण है आक्रामकता का? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल उद्दोलन। ठीक है, और उद्दोलन को ही हम क्या बोलते हैं? कभी कभी मानसिक उद्दोलन भी बोलते हैं। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, मानसिक उद्दोलन भी बोलते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट उद्दोलन लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जामिनर घुमाता है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं। जो यहाँ पे पूछा गया है, देखिए पहले, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान होना आवश्यक है, इसके दो कारण आपको बता देने हैं। तो देखिए, बालक का विकास का ज्ञान रखने वाला शिक्षक ही अपने कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर जो है सरलता से जान सकता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, पहला पॉइंट हमने ये लिख दिया, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। और दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है कि मानसिक स्तर के आधार पर ही वह शिक्षक जो है विधियों एवं शिक्षण अधिक्रम सामग्री का प्रयोग करता है और प्रशिक्षण प्रदान करके अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन या निर्वाह करता है तथा बालक का भविष्य भी उज्जवल उज्जवल करता है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, बालक के विकास और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो है शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान होना आवश्यक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, अपने वर्ड में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप किताबी भाषा ही यूज करें। अगला है शिष्यावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं लिखनी है। बहुत सारी शिष्यावस्था में आपकी क्या होती है, जब मतलब छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, तो उनकी शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। छोटे बच्चे जो है जल्दी जल्दी वृद्धि करते हैं, उनकी मानसिक क्रियाओं में भी तीव्रता आती है। ठीक है, आप रोजीना उनकी एक नई हलचल देखते हैं, आपके घरों में भी होते हैं। सीखने में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। आप आज उनके सामने मोबाइल दिखाइए और कल से आपका मोबाइल उनका, आपको यूट्यूब से लाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको मूवीज़ देखने की ज़रूरत है, वो अपने आप चला लेंगे, कर आप दे दीजिए। तो ये भी है, ये सीखने में तीव्रता होती है। कल्पना बहुत उनकी अलग होती है, ऐसा जिज्ञासु क्वेश्चन पूछेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि क्या पूछा है उसने। ठीक है, और दोहराने की प्रवृत्ति होती है, एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहेंगे जब तक वो काम उसको ख़त्म नहीं करेंगे। अगर बोला मम्मी रोटी दो, मम्मी रोटी दो, जब तक मम्मी उसको रोटी नहीं देगी वो मम्मी से रोटी या पानी या जो भी चीज़ें है वो मांगता रहेगा। और दूसरों पर निर्भर तो होते ही, ऑब्वियस सी बात है, मम्मी पे, पापा पे, भाई पे, सभी पे ये निर्भर होते हैं, दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, अपने आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो सारी की सारी चीज़ें हैं, आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो ही विशेषताएं पूछी है। अगले क्वेश्चन की, किशोरावस्था का तात्पर्य आपको बताना है। देखिए, किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है या ले जाता है। ठीक है, जो कि 12 से 18 वर्ष की आयु को ही जो विद्वानों ने क्या बोला है, किशोरावस्था का काल माना है। इसी समय जो है जितने शारीरिक चेंजेस हैं, लैंगिक चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस हैं, हर चीज़ स्त्री में और पुरुष में, यानी कि लड़के और लड़की में सारे चेंजेस इसी आयु के दौरान जो है हो जाते हैं। ठीक है, इसी बीच में आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। किशोरावस्था का जन्म के समय से लेकर के और शिष्यावस्था और बाल अवस्था के बाद का मानव का ये तीसरा विकास का अवस्था हम मानते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से समझा सकते हैं, बाकी आप लिखना चाहें लास्ट वाला ऑप्शन, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसके बाद आते हैं समायोजन क्या है। समायोजन आप जानते हैं अच्छी तरह से, समायोजन का अगर हम गेट्स के शब्दों में लिखें तो बहुत अच्छा अर्थ निकलता है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच जो है संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। समझ में आ गया आपको?
समायोजन क्या है, मतलब हम जो है एक दूसरे से सामंजस्य बिठाते हैं कि भैया किसके साथ कि अब आप स्कूल में गए या हॉस्टल में गए, वहाँ पे आपका दोस्त है, अगर आप सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तो क्या होगा, आप समायोजन नहीं करेंगे तो आप उसके साथ रह नहीं सकते, संतुलन बनेगा नहीं और आप दोनों में लड़ाइयाँ होती रहेंगी। कई कई जगह पे होता है, कुछ कुछ बच्चे बच्चे होते हैं कि आपका टेंडेंसी नहीं हो, सामने वाले का हो, तो इस तरह के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उन दोनों की नहीं बनेगी और वो समायोजित नहीं हो पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, हमने यहाँ पे दिया है तर्क का क्या तात्पर्य है। तर्क आप समझ सकते हैं, तर्क एक ऐसा अभिव्यक्ति या एक ऐसा साधन है जिससे हम किसी व्यक्ति को ना मना करके मानते ही हैं कि भैया देखो, मैं उदाहरण दे के बताता हूँ कि ये चीज़ है। तो जिस हमारा यहाँ पे आ गया, जिस प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है, ठीक है ना, एक अभिव्यक्ति, एक अभिव्यक्ति है ये, जिससे मतलब हम प्रकटीकरण यानी प्रकट रूप से हम उसको बताते हैं, उदाहरण दे के बताते हैं। आप सीधा लिख सकते हैं उदाहरण करके, मतलब हम समस्या का समाधान से हम व्यवहार करते हैं। तर्क के द्वारा ही समस्याओं के प्रति रुचि जागृत होती है, ठीक है। जो भी समस्या है आपकी, अगर आप उसको एग्जाम्पल दे देते हैं तो वो रुचि जागृत होती है। और समस्या के समाधान, जैसी जो समस्या थी अगर उसको हम समाधान कर देते हैं तो उसी के साथ में जो है रुचि एवं तर्क दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है सामाजिक विकास, ठीक है। सामाजिक विकास क्या है ये आपको बताना है। तो सामाजिक विकास का अगर हम सिंपली डेफिनेशन अपने हिसाब से लिखना चाहें तो जन्म के समय बालक इतना असहाय होता है कि वह समाज के संयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित नहीं हो सकता। शिशु का पालन पोषण प्रत्येक समाज अपनी अपनी विशेषताओं के अनुरूप करता है और बालक इसे अपने विभिन्न कार्यों में प्रकट भी करता है। इसे ही बालक का सामाजिक विकास हम कह सकते हैं। जो चीज़ हम वहाँ पे सिखाते हैं वही चीज़ वो सीखता है, यही चीज़ हो जाता है सामाजिक विकास। 21 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा आपको लिखनी है। तो आप किसी भी एक बड़े उसका लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से ना लिखें, व्यक्तित्व जो है आपको किसी न किसी एक राइटर की या जो भी है आपका, आप जो भी आपको याद है उसका लिखना है, ठीक है। और आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है, तो ये सभी को पता होगा कि आवाज़ में जो भारीपन है वो किस अवस्था की बात हो रहा है। अवस्था पूछेगा तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, किशोर अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था अवस्था, ठीक है। तो किशोरावस्था में होता है। और अगर उम्र पूछ लेता तो उम्र हमारा होता है ये अभी अभी मैंने बताया 12 से 18 वर्ष, ठीक है। इसके बाद अधिगम का अर्थ स्पष्ट करना है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत ही क्वेश्चंस जो हैं बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से क्वेश्चंस आप सोच रहे हो कि नया पूछा है, सब कुछ नया है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन इन्हीं में से घूमते रहते हैं। कुछ आप क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने पहले भी सॉल्व करवाए हैं उनको अगर आपने पढ़ा है और जो अभी हम सॉल्व करा रहे हैं इनको पढ़ रहे हैं आप, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप लोगों को समझदारी बस इतनी है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप एटलीस्ट 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज करें बेस्ट तरीके से, क्योंकि आप जब उनको रिवाइज करेंगे बेस्ट तरीके से तो ऑटोमेटिकली आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी एक्स्ट्रा याद कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 25वां नंबर क्वेश्चन जो है, कल्पना से क्या आप क्या समझते हैं। कल्पना की भी डेफिनेशन जो है आप लिख सकते हैं और रुचि के भेद आप बता सकते हैं। तो देखो रुचि के भेद तो आप आसानी से बता सकते हैं। एक तो आपका होता है व्यक्त रुचि होती है, एक अभिव्यक्तात्मक रुचि होती है, ठीक है, और एक होती है आपकी परीक्षित रुचि, यानी कि 3 तरह की रुचियां जो है होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ रुचिज हम जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, वृद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, हाँ सॉरी बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण आपको बता देना है। तो एक व्यक्तिगत होता है और एक सामूहिक होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, एक व्यक्तिगत होता है और एक सामूहिक होता है। आते हैं नेक्स्ट, उनमें भी फिर अगले और भी प्रकार हैं, उनके भी फिर दो दो पार्ट है। तो यहाँ पे अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं, अमूर्त, ठीक है, इसमें मिसप्रिंट है। तो अमूर्त बुद्धि क्या होती है, अमूर्त है ये, अमूर्त। अमूर्त बुद्धि वो बुद्धि होती है जो कवियों द्वारा विद्वानों द्वारा यूज की जाती है, जो अपनी कल्पना से ही सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, है ना। वो अमूर्त बुद्धि है, दिखती नहीं है वो, ठीक है ना। तो ये 28 नंबर हो गया। इसी तरह से शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, 2 कारण बताइए भाई। देखिए शारीरिक विकास का अध्ययन अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारे कारण जो है आप जान ही नहीं सकते, सामने वाले के बारे में भी और अपने बारे में भी। तो शारीरिक विकास में जो है अध्ययन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जब शारीरिक विकास जो है 12 से 18 साल के बीच में जो होता है उसमें सब कुछ लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। हमारे हर चीज़ की इच्छाएं जो हमारी बढ़ने लगती हैं, डिपेंडेंसी हम छोड़ देते हैं, अपने आप कुछ करना चाहते हैं और
हमें किसी की फ़िक्र नहीं होती, थोड़ा-सा डरना छोड़ देते हैं। और कुछ जो है स्वभाव दोनों में आता है, ऐसा नहीं है कि लड़के और लड़कियों में सेम ही रहेगा, दोनों का अलग-अलग है, कुछ स्वभाव दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है? इस तरह से आता है। बाल्यावस्था की 2 विशेषताएँ आप बता सकते हैं। बाल्यावस्था में आप क्या करते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, आत्मनिर्भरता जो है आपकी ख़त्म हो जाती है ना? बाल्यावस्था में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कोई भी 2 लिख दे। इसके बाद आ जाइए, लघु उत्तरीय जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देख लेते हैं। अधिगम की विशेषताएँ लिखनी है, ठीक है? ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। सीखने की प्रभावशाली विधियाँ कौन-कौन सी हैं, ये आप बता सकते हैं। सीखने के तो बहुत सारे हैं, सामूहिक है, फिर आपका एकात्मक है, संगठनात्मक है, बहुत सारे हैं। अब उनमें से आप कोई भी बता सकते हैं विधि, ठीक है? उसके बाद में आप आ जाइए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफ़ान तथा विरोध की अवस्था है। इस कथन की विवेचना कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे मैंने अभी-अभी बताया था आपको, जस्ट ऊपर मैंने, क्या? बाल्यावस्था में आप तो ये करते हैं। देखिए, शारीरिक विकास जब होगा तो आपका क्या हो जाएगा, किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है। बहुत जो है बाल्यावस्था से जब हम जाते हैं ऊपर तो किशोरावस्था ही होती है, और किशोरावस्था जो हमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसमें हमें तनाव हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हमारे मन में ख्याल कर जाती हैं, कई चीज़ों को हमें खोजने का, देखने का, सोचने का मन करता है, कई सारे संघर्ष हमें करने होते हैं। तो इस कथन की पुष्टि जब हम अपने विचारों को प्रकट करके इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आती है बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालना है। इसके बाद आता है किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कर देना है। उसके बाद चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है, ये आपको बता देना है। तो चिंतन का महत्व आप आसानी से बता सकते हैं। मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम जो है आपको लिख देने हैं, और बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसकी मापन किस प्रकार किया जाता है, ये आप बता देंगे। और इसके बाद में व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, और किसी एक विधि का जो है आपको वर्णन कर देना है। और इसके बाद में है वंशाक्रम के नियमों का जो है आपको वर्णन करना है। तो इस तरह से ये जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको समय समय पर पूछे जाते हैं, उनको हम दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने पेपर डाला हुआ है, उनको देख लीजिएगा। आपका बहुत ही अच्छा, जो बच्चे इस पेपर को देख रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएं, तो वो इनको तैयार कर सकते हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको मैंने 15 16 18 20 को 22 क्वेश्चन ऊपर स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। अगर उन्होंने वो क्वेश्चन सही कर दिए होंगे तो उनको पास होने की टेंशन नहीं है, आराम से उनका रिजल्ट जो है अच्छा आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आपने सारे के सारे बहुत अच्छे अच्छे बेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर बोल सकते हैं एक तरह से, बहुत अच्छा पेपर आया हुआ है। तो इस तरह का पेपर आपको आपके एग्जाम पेपर में भी देखने को मिलेगा, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ से मिल सकते हैं, और बाकी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनमें से, और बुक से तो आते ही हैं कुछ ना कुछ। थोड़ा सा देखिए, हर चीज़ अगर सेम टू सेम या दे दी जाएगी तो फिर एग्जामिनर का रोल नहीं रहेगा। तो रोल एग्जामिनर जो है अपने हिसाब से निभाता रहता है समय अनुसार। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। जय हिंद। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। ठीक है, तो थैंक्स।